हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू शुभम क्लासेस। ओके, आ जाते हैं, देख लेते हैं आपको क्या जानना है। फिर बच्चों का, हाँ, कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम था ना कि लाइव नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। तो फिर उनके लिए फिर से मैं बता देती हूँ कि आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप टाइप करके छोड़ दिया करिए। उस टाइम मैं कमेंट पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे ज़रूरत रहती है कि रिप्लाई देना है तो मैं चैटिंग करके रिप्लाई नहीं देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का सलूशन देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि वो क्वेश्चन छोड़ते हैं और मैं उसका आंसर जरूर देती हूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो आप ये जान लो कि आज जो भी आज आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में एक काम करना, जहाँ पे आपको आज डाउट होगा आप वहाँ पे चैट करके क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। मैं क्वेश्चन देख लूँगी, नेक्स्ट डे उसका सलूशन दे दूँगी, ठीक है। तो इसका भी डाउट आपका खत्म हो गया। आ जाते हैं, आपको क्या जानना है, क्योंकि आप नर जनन तंत्र जान रहे हो, स्टार्ट किए हैं, जिसमें एक टॉपिक कंप्लीट हुआ था वृषण। वृषण क्या है, उसके सारे पार्ट्स बताए गए थे, ठीक है। आज के टॉपिक में आपको जानना है कि वृषण कोश क्या होता है, ठीक है। तो वृषण कोश के बारे में देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। एक मिनट धीरे धीरे चलिए, ठीक है। वृषण कोश क्या है, वृषण कोश का काम क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जानेंगे, धीरे धीरे आए, हाँ, अधिवृषण क्या है, क्योंकि डायग्राम में आपको शो करवाया गया था किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी का ही बुक टच करिएगा, को आप स्ट्रक्चर के लिए किसी अदर को टच मत करिएगा, ठीक। अब आप देखिए, एपिडाइडिस यानी कि अधिवृषण क्या है, इसके बारे में जानेंगे, है ना। अधिवृषण का काम क्या है ये भी जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसका काम क्या है, तो एक काम बता दिया गया। फिर उसके बाद है शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक किसे कहते हैं वो जानेंगे। फिर स्खलन वाहिनी क्या है, ठीक है ना। इजाकुलेटरी डक्ट जिसको कहते हैं, इसका काम क्या है ये जानेंगे। फिर मूत्र मार्ग क्या होता है वो जानेंगे। यानी कि अभी आपको टोटल 4-5 पॉइंट इनके बारे में जानना होगा। और एक डायग्राम आया है, इस डायग्राम के बारे में जानना होगा, ठीक है। कि इस डायग्राम में आपको शो करवाया गया है कि वो पोर्शन पूरी मतलब कट अनुदैर्ध्य कट करके समझाया गया है कि पुरुष में यूरिथ्रा तथा उससे संबंधित संरचनाएं जो भी होती हैं उससे रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। यूरिथ्रा मतलब ये आपके मूत्र मार्ग के स्ट्रक्चर बताए गए हैं, कहाँ पे ये स्टोर होता है, ठीक है। मूत्र कहाँ पर स्टोर होता है। चलिए, तो वृषण कोश को ले लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं, है ना। वृषण कोश क्या है, ठीक। वृषण कोश में वृषण कोश त्वचा का बना थैली नुमा। देखो, आप जो कह रहे हो कि नोट्स नहीं है, ये पहली बात सर से मैंने बात किया, सर ने कहा है कि पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, तो कुछ बच्चों को पीडीएफ नहीं मिला है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। नोटिफिकेशन दिया गया था सबको कि पीडीएफ चला गया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, पीडीएफ जा चुका है। और जो इसमें नोट्स है ना, ये जो वर्ड लिखे गए ना, एकदम इजी सरल भाषा में नोट किया गया है, सरल भाषा ही प्रयोग किया गया है जिसको कि आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। देखिएगा, वृषण कोश त्वचा का बना थैलीनुमा संरचना होती है जो धड़ के सामने तथा शिश्न के आधार पर दो टांगों के बीच में लटका हुआ भाग होता है, इस तरह से चेंबर जैसा, ठीक है। इसके अंदर दो वृषण मौजूद रहते हैं और वृषण कोश की भित्ति 3 लेयर में बनी रहती है, 3 इसमें भित्तियां पाई जाती है। यानी जो वृषण कोश का जो स्किन है, जो बाहर की लेयर है, उसमें 3 लेयर होती है। समझ में आया, ठीक है। वृषण कोश क्या है, 2 होते हैं वृषण कोश, और दोनों में एक एक वृषण मौजूद रहता है। वृषण जो क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करने वाला, जो वृषण आपने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है। अब ये जो वृषण कोश की जो लेयर है ना, ठीक है, ये लेयर 3 लेयर से बनी होती है। इनका देख लेते हैं क्या है। सबसे बाहरी जो बाहर की लेयर होती है वो ढीली और पतली होती है, रोम युक्त होती है, ठीक है। दूसरी लेयर जो होती है वृषण कोश के दूरस्थ भाग में त्वचा के भीतर ढीली संयोजी ऊतक से, ये भी अंदर वाली भी थोड़ी सी ढीली ही लेयर होती है लेकिन थोड़ी मोटी होगी, ठीक है।
तीसरी लेयर जो है सबसे अंदर मौजूद होती है, ये अरेखित पेशियों का रेखित अरेखित क्लास आप 9th में पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। हृद पेशी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, पेशियों के प्रकार में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, का अरेखित पेशी तंतु का बना होता है, मतलब आसानी से मुड़ सकता है। ठीक है, और मोटा ये जो लेयर होता है, ये मोटी लेयर होती है, सब क्यूटेनियस का स्तर, सब मतलब क्यूटेनियस लेयर से बनी होती है। सीधा सीधा समझिए, जो वृषण कोश है थैलीनुमा संरचना है, पहला पॉइंट। इसके अंदर वृषण मौजूद होता है, दूसरा पॉइंट। ये वृषण ही शुक्राणुओं का निर्माण करता है, तीसरा पॉइंट। ये जो वृषण कोश है ये जोड़े के रूप में होता है, यानी कि एक जोड़े में पाया जाता है, और ये दोनों टांगों के बीच में साइड में इस तरह से लटका हुआ थैलीनुमा संरचना होता है, ये बोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट में बताओगे, ये वृषण कोश जो होता है 3 अस्तर से, 3 भित्तियों से बना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में बताओगे, पहला जो होता है बाहर का वो ढीला ढाला पतला सा रोमयुक्त लेयर होती है, दूसरा जो है ये थोड़ी सी मोटी लेयर होगी, लेकिन ये भी ढीली ढाली लेयर संयोजी ऊतक से बनी होती है। चौथा बोलोगे कि जो अंदर की लेयर होती है वृषण कोश की, वो काफी मोटी होती है और सबक्यूटनियस स्तर का, ये इसको नहीं बोल सकते तो अरेखित पेशी तंतुओं का बना होता है, इतना बोल देना। ठीक है, अब वृषण कोश का कुछ मेन वर्क है, मेन काम है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये ताप नियामक का कार्य करता है। वृषण कोश जो होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। और आपको बता दें कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर आप 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा जानते हो, ठीक है ना, 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए शरीर के अंग, कौन सा अंग है जिसका टेम्परेचर शरीर के और अदर भाग से, अन्य भाग से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो वृषण कोश है। ठीक है, क्योंकि जो वृषण कोश में शुक्राणु बनते हैं, वृषण रहता है, उस वृषण में शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान के अपेक्षा उसका तापमान 2 डिग्री कम रहेगा, उसी टेम्परेचर पे शुक्राणु का निर्माण होगा। अगर में ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो शुक्राणु नहीं बनते हैं या बहुत कम बनते हैं, या बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो भी ये हो सकता है। और इस तरह केस में अगर मैं इस तरह से टेम्परेचर बना रहा शरीर का, उसका टेम्परेचर एक बराबर ही रहा, तो शुक्राणु नहीं बन पाते। ऐसे पुरुष बांझ पुरुष कहे जाते हैं जिनमें शुक्राणु नहीं बनता। इसके बारे में यही बताया गया है। ठीक है, इसका ये क्या करता है, ताप नियंत्रण का काम करता है। इसका ताप शरीर के ताप से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है, कम रहता है, यानी शरीर का जो ताप होगा उससे 2 डिग्री कम रहेगा। इस प्रकार वृषण का शुक्राणु जनक ऊतक तथा शुक्राणु शरीर के उच्च ताप से बचे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्च ताप पर ये सक्रिय नहीं होंगे, शुक्राणु नहीं बनेगा। सर्दियों में वृषण कोश उष्ण रहने के लिए सिकुड़ कर शरीर के समीप चला जाता है। ठंडी बहुत पड़ती है तो उस टाइम वृषण कोश थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, उदर की तरफ चलने लगता है, जिससे थोड़ा सा उसकी टेम्परेचर जो एकदम कम रहता है थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। ताप बढ़ने पर वृषण कोश फिर से अपनी स्थिति में आ जाता है, नीचे की तरफ लटक जाता है। वृषणों के वृषण कोश में नीचे न आने पर, अगर मैं वृषण कोश है उसमें जो वृषण अंदर मौजूद है, ठीक है, वृषण कोश का मतलब है आपका जिसको स्क्रूटम कहते हैं। ठीक है, स्क्रूटम में टेस्टिस मौजूद है, तो ये टेस्टिस अगर में ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया वृषण कोश में, तो
क्या होता है, अब ध्यान दे दीजिएगा, उच्च ताप के कारण शुक्राणु कभी बनेंगे ही नहीं। अगर वो उसके अंदर जो स्क्रूटम यानी इस वृषण कोश के अंदर वृषण मौजूद है, वो वृषण अगर उधर की तरफ ही रह गया, नीचे नहीं आया, तो उसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ने से शुक्राणु नहीं बनेंगे। तो क्या होगा, आप देखो, शुक्राणु नहीं बन पाते, ऐसे मनुष्य बंध्य मनुष्य, बांझ मनुष्य हो जाते हैं। तंग कपड़े यानी काफी टाइट कपड़ा पहन लो या अधिक गर्मी हो तो भी वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। अगर में बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा टाइट कपड़ा पहन लो तो वो चिपक जाते हैं उधर की साइड में, और जब चिपक जाएंगे तो वहां पे भी शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। इससे भी बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। बहुत ज्यादा जो टाइट कपड़ा पहनते हैं, पैंट और जींस बहुत टाइट पहन लेते हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, तो बांझपन शुरू हो जाएगा। आ जाते हैं अधिवृषण में। बच्चा बहुत सरल वर्ड यूज किया गया है, अब इससे सरल आपको क्या मिलेगा ये बताओ। डायग्राम देखते देखते, जो लास्ट क्लास में डायग्राम दिया गया था वो देखते देखते जब इसको पढ़ोगे ना तो समझ में अच्छे से आएगा। तो आ जाते हैं, देखिए अधिवृषण या एपिडायडाइमिस क्या है। तो अधिवृषण क्या है आपको बताया गया था, जब आपको डायग्राम इस तरह का शो किया गया था, ये यूरेथ्रा वाला, तो यहाँ पर एक चेम्बर था, यहाँ पे भी एक चेम्बर था, इस चेम्बर के अंदर था वृषण, ठीक है, इस चेम्बर के अंदर वृषण था, यहाँ पे एक लेयर लगी थी, ठीक है, ये वाली लेयर, इसे अधिवृषण कहा जाता है, इसी को ही अधिवृषण कहा जाता है। और जो ये वाला ये चेम्बर आ रहा है, इसी को हम स्क्रूटम या फिर वृषण कोश कहते हैं, इसे ही वृषण कोश कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये वृषण मौजूद है। इसी के अंदर क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, जिसमें वृषण जालिका, वृषण पट्टियां और सेमनीफेरस नलिका, ये सारी चीजें जो आई थी लास्ट वाले क्लास में, ठीक है, ये चीजें समझ में आई। तो इसकी बात है, तो ये आप देख रहे हो दो नीचे लटका हुआ पार्ट है, बस, और क्या। आ जाते हैं, तो देखो ध्यान से, क्योंकि ये वृषण कोश के ऊपर एक ऐसे इस तरह से घेरा हुआ संरचना रहेगा, वही अधिवृषण है। अधि मतलब ऊपर की तरह, ठीक। तो अधिवृषण या एपिडायडाइमिस एक पतली व लगभग, सोचो ध्यान देना, ये नली की लंबाई 6 मीटर है। 6 मीटर का समझ सकते हो कि साड़ी की लंबाई लगभग 5.25 या 5.5 मैक्सिमम मानेंगे तो 5.5 मानेंगे, वो रेयर केस में होता है, 5.25 तक जा सकती है साड़ी की लंबाई। जो मम्मी घर में, मम्मी, दादी, नानी और दीदी जो भी साड़ी पहनती हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो साड़ी जो पहनते हो साड़ी की लंबाई 5 मीटर होती है, और जबकि ये बोला है कि 6 मीटर लंबी नलिका होती है, यानी 1 मीटर और ऐड कर लो, इतनी लंबी 6 बार ऐड करोगे तो इतनी लंबी यह नलिका होती है। यानी अधिवृषण जो होता है 6 मीटर लंबी नलिका से बनी होती है। ये पतली नलिकाएं होती हैं, इतना कुंडलित, इतना इस तरह से पड़ी रहती हैं कि एकदम छोटे से 4 सेंटीमीटर में आ जाती हैं। इतना बार वो ऐसे घूमती हैं। 4 सेंटीमीटर का समझ सकते हो कि स्केल 12 सेंटीमीटर इतना होता है, तो उसमें आप 4 सेंटीमीटर कर सकते हो, 1 2 3 4, इतना समझ सकते हो कि इतनी ही बस उनकी होगी। 6 मीटर लंबी नली 4 सेंटीमीटर में कवर हो गई। सोचो कितनी बार वो कुंडलित होगी, कितनी बार वो फोल्ड हुई होगी, ठीक है ना। कुंडलित होके 4 सेंटीमीटर लंबी, चपटी व कॉमा के, यानी जो आप जो दिखाए ना अभी कि ये आपका वृषण कोश है, इस पे इस तरह से कॉमा में वो लगी रहती है। ये वृषण कोश है, इस पे इस तरह से लगी रहेगी, कॉमा के स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। जो वृषण के अगले, पिछले व बाहरी किनारे के साथ चिपकी रहती है, अगले, पिछले व बाहरी किनारे के साथ इस तरह से उसको पकड़ी रहेगी, चिपकी रहेगी, क्योंकि इसी से ऊपर नलिका शुक्रवाहिनियां जाएंगी। एपिडायडाइमिस कहो या अधिवृषण, ठीक है, दोनों एक ही है। एपिडायडाइमिस इंग्लिश में कहा जाता है।
ठीक है। अब क्या है, में नलिका के कुंडलन के संयोजी ऊतक द्वारा चिपके रहते हैं। एपिडिडाइमिस में नलिका के कुंडल संयोजी ऊतक के द्वारा चिपके रहते हैं। इनके 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, देखो जो एपिडिडाइमिस की जो नलिका है, यानी जो पतली से 6 मीटर की थी, वो छोटी होकर 4 सेंटीमीटर बनाई है। वो कुंडली एकदम कैसे चिपके रहते हैं, क्योंकि वो खुल भी तो सकते हैं लेकिन खुलते नहीं है, क्योंकि संयोजी ऊतक के द्वारा वो पड़े रहते हैं उसी में। ठीक, चिपके रहते हैं। देख 3 है, इसके 3 भागों में बांटा जा सकता है। अधिवृषण की जो नलिका है, इसमें देखो क्या क्या है। अगला चौड़ा भाग जो होगा, ठीक है, वो जिसे हम कैम्पट एपिडिडाइमिस या एपिडिडाइमिस शीर्ष भाग, यानी सीधा बोल सकते हो कि जो अगला भाग होगा एपिडिडाइमिस शीर्ष भाग कहा जाएगा, जिसे ग्लोबस मेजर भाग कहते हैं। दूसरा बीच का भाग जो होगा, जिसे सकरा एपिडिडाइमिस भाग कहा जा सकता है, या सकरा अधिवृषण। ये है आपका शीर्ष अधिवृषण, सकरा अधिवृषण। और पिछला जो होता है जिसे ग्लोबस माइनर या कांडा एपिडिडाइमिस कहा जा सकता है। 3 भाग में इसको बांटा जाता है। आगे वाले भाग को शीर्ष अधिवृषण, पीछे वाले बीच वाले भाग को सकरा अधिवृषण, और लास्ट वाले भाग को पिछला अधिवृषण या ग्लोबस माइनर कह सकते हो। 3 भाग में हो गया। अब इनकी बात आगे देख लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं। अधिवृषण की जो नलिका के दीवार में बाहरी मोटी पेशी अस्तर तथा भीतरी स्यूडो स्तरित स्तंभी एपिथीलियम का अस्तर होता है। एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण की जो नलिका की दीवार होती है, जैसे ये नलिका है, सपोज ये नलिका है, इसकी जो दीवार होती है, उस दीवार की बात कर रहा है कि अंदर की तरफ खंभा जैसी स्यूडो स्तरित, ठीक है ना, एपिथीलियम की अस्तर बने रहते हैं, और बाहर जो होते हैं वो मोटी पेशी अस्तर होते हैं। ये जो जैसे ये सपोज मानो कि ये इसकी नलियां जा रही हैं, तो बाहर की तरफ मोटी पेशी अस्तर होगा और अंदर की तरफ खंभे जैसी कोशिका वाली एपिथेलियम की लेयर बनी रहती है। ठीक है, चलो, इसकी भीतरी पंक्ति की कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर लंबे व शाखित सूक्ष्मांकुर होते हैं। जो अंदर की तरफ जो लेयर है, उसमें जो स्तंभ जैसी कोशिकाएं एपिथेलियम वाली बनी हैं, इसमें क्या है कि सूक्ष्मांकुर और कहाँ पर आए थे, रसांकुर आए थे। आपने पाचन पढ़ा था ना, उसमें छोटी आंत की दीवार में रसांकुर आए थे। यहाँ पे अधिवृषण की अंदर वाली लेयर में इसमें क्या आ रहा है, सूक्ष्मांकुर मौजूद होते हैं, जिन्हें स्टेरियोसिलिया कहते हैं। स्टेरियोसिलिया, ये अब इनका काम क्या है, अभी आपने जो वृषण पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, जो अगर में शुक्राणु खराब हो जाते हैं तो या शुक्राणु के अंदर कोशिका द्रव्य जब ज्यादा हो जाता है, तो ये आपके सर्टोली कोशिकाएं क्या कर रही थी, उनकी कोशिका द्रव्य को कम करती हैं। तो यहाँ पर उसका काम है कि ये वृषण को, जो अधिवृषण वहां पे लगा हुआ है, वो क्या करेगा, जो कोशिका द्रव्य निकाल कर वो कम कर रही थी, उस कोशिका द्रव्य को ये अवशोषित करता है। जब वहां पर वो कोशिका द्रव्य को निकाल रही थी, और जब निकलेगा तो उसको चूसने वाला बाहर होना चाहिए ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि वृषण कोश के ऊपर ही वृषण आपके अधिवृषण लगे हैं, अंदर वृषण है। इसमें क्या है कि ढेर सारी जब शुक्राणु बन रहे तो उसमें कोशिकाओं में क्या है, कोशिका द्रव्य, यानी समझ लो कि तरल पदार्थ ज्यादा हो जा रहा है। उस तरल पदार्थ को सर्टोली कोशिकाएं उसको वहीं पे निकाल रही थी, कम कर रही थी। तो जब ये कम करेंगी, बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर आपके अधिवृषण के रसांकुर लगे हुए हैं, उसको वो अवशोषित करके उसको विघटित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, चूस लेते हैं। इतना समझ लो, ठीक है। अब आ जाओ, इसका कार्य देख ले बच्चा, कार्य भी तो जरूरी है ना। ठीक है, तो आपने अभी वृषण में देखा, क्या देखा आपने, वृषण कोश देख लिया, उसके ऊपर अधिवृषण लगा है, उसके बारे में देख लिया। तो अब अधिवृषण का काम क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, वृषणों से शुक्रवाहिनी में काम, ध्यान देना, अधिवृषण इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इसका काम पूछा जाता है, तो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, वृषणों से शुक्रवाहिनी में शुक्राणु को पहुंचाने का रास्ता देता है अधिवृषण।
ठीक है। वृषण कोश के अंदर वृषण है, उसमें बनता है शुक्राणु, और ये शुक्राणु कैसे शुक्राशय में पहुंचेगा, तो एक लाइन बनाएगा शुक्रवाहिनी जो होगी, तो ये शुक्राणु को शुक्रवाहिनी तक पहुंचाने का काम अधिवृषण का है, क्योंकि आपको यहां बता रहे हैं। देखो बताया है, ये है आपका क्या, ये आपका क्या है, वृषण कोश है, इसके अंदर है वृषण, इसमें है शुक्राणु, क्या है, शुक्राणु। ये शुक्राणु यहाँ पे बन रहा है, तो इसको यहाँ पर लगा है अधिवृषण, ये है आपका अधिवृषण, अभी आपको बताया गया था जस्ट, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो शुक्राणु निकलेगा, ये शुक्राणु को यहाँ से, यहीं पर एक नलिका लगी हुई है, इस नलिका को हम कहते हैं शुक्रवाहिनी, क्या कहेंगे, शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी नलिका है। इस शुक्राणु को इस नलिका से तक पहुंचाने का काम, यहाँ जो वृषण में शुक्राणु बना, इस शुक्राणु को इस नलिका तक पहुंचाने के लिए रास्ता देना होगा, वो काम कौन करता है, अधिवृषण करता है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, स्खलन से पूर्व शुक्राणुओं को संचय करके पोषण प्रदान करना, अधिवृषण में शुक्राणु 1 माह तक संचित रह सकते। अब ध्यान देना, स्खलन का मतलब होता है निकलने से पहले, वृषण से तो निकल गया, लेकिन शुक्रवाहिनी में जाने से पहले अधिवृषण में शुक्राणु को रुकते हैं, लगभग 1 महीने तक अधिवृषण में शुक्राणु रुक सकते हैं, और वहां पर 1 महीने तक वो रुका रहेगा, तो उसको पोषण देने का काम भी अधिवृषण ही करता है। स्खलित न होने पर शुक्राणु विघटित, अगर मैं वहां से अधिवृषण से शुक्रवाहिनी में शुक्राणु नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश, ठीक, तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे, वो खराब भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 72 घंटे के बाद शुक्राणु नष्ट भी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और तो क्या है, बाहर आ गए हैं तो वो नष्ट होते हैं, इसके पहले वो पड़े भी रह सकते हैं, तो उनको विघटित करना, उस तरल, उनसे निकले हुए तरल पदार्थों को अवशोषित करने का काम भी एक तरह से यहाँ पे नष्ट भी हो सकता है, और जगह अगर भी उसकी आवश्यकता नहीं है, वो बाहर नहीं आया, तो अधिवृषण में ही रुक गया है, तो नष्ट हो गया, तो उससे निकला हुआ तरल पदार्थ को अवशोषित कर लेगा। अगर मैं जीवित है 1 महीने तक है, तो उसको पोषण भी देगा, और अगर मैं वो बाहर निकलने की कोशिश, स्खलन मतलब बाहर निकलना, यानी शुक्रवाहिनी में जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में उसको रास्ता भी देने का कार्य कर रहा है, ठीक है। एपिडिडाइमिस नलिका में क्रमांकुचन से शुक्राणु इसकी नलिका में तथा वास डिफेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सीधा सीधा समझो, अधिवृषण में जब क्या होता है, क्रमांकुचन होने लगता है, यानी कि कंपन, ठीक है ना, तो जब होने लगता है तो शुक्राणु वहीं से कहाँ पहुंचते हैं, शुक्रवाहिनी में, और वहां से शुक्रवाहिनी यानी वास डिफेंस में पहुंच जाते हैं, और उधर से फिर शुक्राशय में पहुंचेंगे। निषेचन के लिए शुक्राणुओं का परिपक्वन भी इसी अंग में होता है, और जानते हो वृषण में पूरी तरह से शुक्राणु परिपक्व नहीं रहते हैं, जब वो अधिवृषण में पहुंचते हैं तो वहां पे उनका परिपक्वन स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे परिपक्व अच्छे से जब हो जाते तभी वो शुक्रवाहिनी में जाते, तभी वो शुक्राशय में जाते, तभी वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक। आ जाते हैं अब शुक्रवाहिनी, क्योंकि अब आपको अभी जस्ट आपको दिखाया गया था ये वाला डायग्राम में कि यहाँ पर जो ये आपके अधिवृषण है, यहाँ से एक लेयर ये निकलेगी जो कि जाके आपके शुक्राशय तक जोड़ेगी, ये नली जैसी संरचना होगी, यही इसी नली से यहाँ से शुक्राणु निकलकर इसी नली से शुक्राशय तक पहुंचेंगे, इसी नली को शुक्रवाहिनी कहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा भी है शुक्रवाहिनी, ठीक है। अब यही बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण के पुच्छ भाग, पुच्छ मतलब पीछे की तरफ भाग से 45 सेंटीमीटर एक लंबी, एक आंशिक रूप से कुंडलित, थोड़ी थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी संरचना
पाइप जैसी निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है। और वंछड़ या इग्विनल गुहा में से होकर यह उदर गुहा में निकल जाती है, ठीक है ना। ये वंछड़ यानी आगे बढ़ते हुए पेट की तरफ, उदर गुहा मतलब पेट की तरफ, अंदर की तरफ निकल जाती है और मूत्राशय के ऊपर से होती हुई शुक्राशय से जाके जुड़ती है। जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलना, उसमें इस डायग्राम को देखोगे तो शुक्रवाहिनी कैसे गई है दिख जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जाकर होती हुई शुक्राशय से मिलकर इजाकुलेटरी या स्खलन वाहिनी, स्खलन का मतलब होता है निकलने वाली वाहिनी, वहीं से ये बाहर की तरफ आने वाला रास्ता मिलेगा इसको, तो स्खलन वाहिनी बनाती है, ठीक है ना। ये जब शुक्रवाहिनी वहां से अधिवृषण से होते हुए उदर गुहा तक पहुंचेगी, वहां से जाके शुक्राशय से जुड़ते हुए इजाकुलेटरी डक्ट यानी इजाकुलेटरी या स्खलन वाहिनी तक जाके स्खलन वाहिनी बनाएगी। इस स्खलन वाहिनी में क्या काम है इसका, इसके सिरे के समीप शुक्रवाहक शुक्राणुओं के अस्थायी रूप से संग्रह करने के लिए फैलकर एम्पुला, यानी इसके सिरे पर क्या होता है, एम्पुला संरचना होती है जो कि थोड़ी सी फूली हुई संरचना होती है, ठीक है, जहां पे शुक्राणु कुछ स्टोर हो सकते हैं। शुक्रवाहिनी की भित्ति में पेशी स्तर काफी मोटा होता है। शुक्रवाहिनी यानी नली जो है उसका जो ये लेयर होता है, जैसे ये नली है इसका ये लेयर है थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। इसकी गुहा सकरी होती है, इसकी मतलब पतली गुहा होगी, पतली होगी और ये लेयर मोटी होगी। और स्यूडो स्तरित ये भी स्तंभी एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है। इसकी कुछ कोशिकाएं चिकने तरल पदार्थ का, इसी में इनकी जो अंदर की ये लेयर है जो बनी हुई है, ये जो कोशिकाएं होंगी कुछ तरल पदार्थ स्रावित करती रहती हैं जो शुक्रवाहिनी की गुहा में चिकनापन वो प्रोवाइड करती हैं, चिकनापन बनाती हैं जिससे शुक्राणु आराम से फिसल सके, ठीक है। शुक्रवाहिनी की पेशीय भित्ति की तरंग गति से ही शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी पेशी भित्ति तरंग गति मतलब इस तरह होती रहेगी जिससे कि शुक्राणु यहाँ पर आए तो इस तरह होने से शुक्राणु आगे की तरफ खिसकते जाएंगे जिससे कि अपने स्थान पर वो पहुंच सके जहां उनको पहुंचना है, मतलब शुक्रवाहिनी में शुक्राशय में पहुंचना है, इजाकुलेटरी यानी स्खलन वाहिनी में पहुंचना है, उसके बाद आप यूरेथ्रा से बाहर आना है, कहाँ जाना है। अब देखो, अब ये जाके आपके शुक्रवाहिनी शुक्राशय से होते हुए इजाकुलेटरी डक्ट से जाके जुड़ी थी। अब इजाकुलेटरी डक्ट है क्या, इसको देख लेते हैं। यह लगभग 2 सेंटीमीटर होती है, ये 45 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर है, जबकि अधिवृषण की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 6 मीटर थी, जबकि 4 सेंटीमीटर में कवर हो गया था। 2 सेंटीमीटर लंबी व पतली दीवार की बनी होती है। ये इसकी दीवार कैसी होती है, इसकी तो मोटी होती है लेकिन इसकी कैसी होती है, पतली हो जाती है, ठीक है। दोनों ओर की स्खलन वाहिनियां जो होंगी पोस्टेड ग्रंथि में निकलने के बाद यूरिथ्रा होना चाहिए था, हाँ इसको देखना थोड़ा, यूरिथ्रा होना चाहिए था, यूरिया लिखा है, में खुलती है, ठीक है। यूरिथ्रा मतलब मूत्र मार्ग में खुलती है। यह लगभग, ये देखो, ये 2 सेंटीमीटर लंबी होगी, पतली दीवार की होगी और दोनों ओर की स्खलन वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि लगी रहती हैं, उसमें से निकलते यूरेथ्रा में जाकर खुलती हैं, बस इतना जानना है। एक मिनट इसको देख लेते हैं। देखो, ये है मूत्राशय, ठीक है, ये है मूत्राशय और ये जो आपके हैं दोनों इधर वाले पार्ट जो है, ठीक है ना, ये वाली नली, ये 2 नली है जो कि किडनी से जुड़कर आके इसी से ये इसमें आपकी यूरिन जो होता है मूत्राशय में स्टोर होता है इसकी वजह से, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आप आओगे, जितना जानना है उतना जान लो, ठीक है। ये है 2 ग्रंथि रहती है जिसे हम पोस्टेड ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि एक ही होती है,
एक ही इस तरह से होती है कि सामने से देखने पर लगता है कि ये अलग है, जबकि ये एक ही होती है। इस तरह होती है और सामने से देखोगे तो इस तरह अलग दिखता है। तो ये इस तरह से एक ही ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि जिसको कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि से ये आगे यही पार्ट देख रहे हो जिससे कि इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं, इसी से शुक्रवाहिनी आके जुड़ा हुआ था। शुक्रवाहिनी इसी से आके यहाँ पर जुड़ा था। यही जब आगे बढ़ते हैं तो ये शुक्रवाहिनी में जब शुक्रवाहिनी से शुक्राशय तक आया था, और शुक्राशय से क्या था, ये शुक्राशय है। ठीक है, शुक्राशय तक आया था, शुक्राशय से आके स्खलन वाहिनी या स्खलन नली जो है जिसे इजैकुलेटरी डक्ट में यहाँ आकर शुक्राणु इकट्ठा हुए। अब ये शुक्राणु यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है तो रुक सकते हैं, और नहीं तो फिर यही इसी यूरेथ्रा, इसी को हम यूरेथ्रा कहते हैं, जिसे मूत्र मार्ग हिंदी में कहा जाता है। इसी से क्या होता है, शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं शरीर से। समझ में आया? ठीक है, ये दो नली है जिस बताया मैंने, जो कि मूत्र वाहिनी है जो किडनी से जुड़कर आती है। ये है आपका मूत्राशय, और यहाँ पर आपके क्या है, शुक्रवाहिनी दो लगे हुए हैं। और जब ये शुक्राशय लगे हुए हैं, ये शुक्राशय है वाला पार्ट। और जैसे शुक्रवाहिनी शुक्राशय से जुड़ेगा, शुक्राशय आपके स्खलन वाहिनी से जुड़ेगा, स्खलन वाहिनी आपके मूत्र मार्ग से जुड़ेगा, और इसमें से बाहर निकल जाएगा शुक्राणु इस तरह से। ठीक है, अब इसी के बारे में थोड़ा बता दें, यहाँ पे बताया गया है मूत्र मार्ग के बारे में, ध्यान दीजिएगा। मूत्र मार्ग है ये यूरेथ्रा, जो कि स्खलन के जस्ट नीचे वाला भाग था, डायग्राम में दिखा होगा। ठीक है, अब देखिए, ये मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। ठीक है, मूत्रमार्ग की बात कर रहा है। मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से जुड़कर मूत्र मार्ग वाली संरचना बनाती है। इसी में से होकर मूत्र और शुक्राणु तथा शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं। यानी कि इसी यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग से शुक्राणु भी निकलता है, मूत्र भी निकलता है, और जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला तरल पदार्थ होगा वो भी निकलेगा, और उसके बाद काउपर्स ग्रंथि से निकलने वाला तरल पदार्थ होगा वो भी इसी से निकलता है। यूरेथ्रा होना चाहिए था। यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो कि यहाँ पे आपको नली दिखाई गई है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की नली है ना, इस नली की बात की जा रही है। ये नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तथा शिश्न में से होकर इसके शीर्ष पर मूत्रोजनन छिद्र होता है। मूत्रोजनन मतलब कि मूत्र के बाहर आने का छोटा सा रास्ता होता है लास्ट पोर्शन पर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। यूरेथ्रा पर दो स्फिक्टर होते हैं। यूरेथ्रा पर दो स्फिक्टर होते हैं, दो लगे रहेंगे। आंतरिक स्फिक्टर इसके आधार पर, तथा दूसरा बाह्य स्फिक्टर जिसके मेम्ब्रेन यूरेथ्रा के चारों ओर इसको 3 भागों में बांटता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो जो इसके स्फिक्टर लगे रहते हैं, मतलब इसके लेयर होते हैं यूरेथ्रा वाले के, 2 होते हैं। एक अंदर होता है और दूसरा जो होता है बाहर वाला होता है। बाहर 3 भागों में बटा होता है। क्या क्या है? प्रोस्टेटिक यूरिया नहीं, यूरेथ्रा होना चाहिए, तो बार बार यूरिया लिखा है, यूरेथ्रा होना चाहिए था। यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिएगा बच्चा, क्लियर हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, यह मूत्र मार्ग का लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा भाग है। ठीक है, बाहर वाली लेयर है जो बना रही है उसकी बात कर रहे हैं। यूरेथ्रा का 2 लेयर आंतरिक और बाहर वाली है, तो बाहर की बात हो रही है। तो बाहर वाली जो लेयर है ये मूत्र मार्ग का लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा भाग है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, उसके बीचों बीच से गुजरता है। इसमें दोनों ओर की स्खलन वाहिनियां खुलती हैं। इसमें दोनों ओर से स्खलन इजाकुलेटरी वाहिनी इसी में खुलती है। ठीक, दूसरा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यह यूरेथ्रा का बीच वाला भाग है, यूरेथ्रा के बीच वाला भाग है।
ठीक है। यूरेथ्रा के 3 भाग बांटे गए हैं ना, ऊपर आपका 2 से 3 सेंटीमीटर की लंबाई थी और ये फिर 1 सेंटीमीटर की बीच वाली लंबाई बताई गई है। जो यूरेथ्रा इतना लंबा यानी स्खलन वाहिनी या इजाकुलेटरी डक्ट के बाद वाला जो लेयर 20 सेंटीमीटर का लेयर आया था, वो लंबाई आई थी, वो उसके 3 पार्ट है। तो ऊपर वाला 2 से 3 सेंटीमीटर वाला है और अंदर वाला बीच वाला 1 सेंटीमीटर लंबा भाग बता रहा है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शिश्न के बीच स्थित पेशीय पट्ट को भेदता हुआ शिश्न में प्रवेश करता है। इस पेशीय पट्ट को मूत्रोजन तंतु पट्ट भी कहते हैं, जहां से मूत्र बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसकी पेशियां बाह्य यूरिथ्रल स्फिंक्टर बनाती हैं, बाहर वाली ही बनाती है, क्योंकि ऊपर बताए गए हैं कि आपके 2 होंगे, आंतरिक स्फिंक्टर और बाह्य स्फिंक्टर। इन ग्रंथ और एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथियां मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में खुलती हैं। एक जोड़ी काउपर्स की ग्रंथि भी, 2 ग्रंथि थी, प्रोस्टेट और काउपर्स दोनों थी। इन ग्रंथियों को बल्बो यूरिनल ग्रंथियां भी कहते हैं। जो आपके काउपर्स ग्रंथि है उसको बल्बो यूरिनल ग्रंथियां भी कहते हैं। तीसरा है शिश्नीय या स्पंजी यूरेथ्रा। ठीक है, तीसरा लास्ट वाला जो नीचे वाला भाग है, यह यूरेथ्रा का सबसे नीचे का भाग है। यहां से यहां तक का यूरेथ्रा का पार्ट दिखाया गया है। ऊपर का भाग ये, मध्य का भाग ये और नीचे का भाग ये वाला पोर्शन दिखाया गया है। ये नीचे का जो है अंतिम भाग होता है। ठीक है, ऊपर ये और ये 3 पार्ट दिखाया गया है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। यही इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक मिनट, हाँ, ये बोला है शिश्नीय या स्पंजी। नीचे अंतिम भाग जो होता है थोड़ा सा स्पंजी होता है। यूरेथ्रा का अंतिम भाग होता है जो शिश्न के अंदर से गुजरता है और इसकी लंबाई 16 से 17 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है ना, क्योंकि 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर वाला पोर्शन था, बीच वाला 1 ही सेंटीमीटर है और जो बचा हुआ 17 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर नीचे का पोर्शन होता है। यानी यूरेथ्रा के 3 पार्ट यहाँ पे शो किए गए हैं। समझ में आया? तो आप डायग्राम से गणित टच में रह के पढ़ोगे तो जरूर समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आ सकता। जहां नहीं समझ में आया है आप तुरंत उस क्वेश्चन को वहीं पे टाइप करिए। आप इंग्लिश में जब क्लास अटेंड करते हो तो मैं कमेंट जरूर देखती हूँ, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं देखती हूँ। और उसके बाद जो उसमें रहेगा, जो डाउट रहेगा, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, और रही बात इसका कि इसके डायग्राम को ड्रॉ करके बताया जाए, तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में इस डायग्राम को ड्रॉ करके कि नर जनन तंत्र को कैसे ड्रॉ कर सकते हो इजी वे में, उसको भी मैं समझा दूंगी। कितनी जरूरत की चीजें जिसको कि आप नाम बता सकते हो मेन वो भी मैं बता दूंगी। यही प्रॉब्लम है ना सबकी, ये भी सॉल्व हो जाएगा। और जहां प्रॉब्लम हो जरूर पूछिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगेगा जरूर बताइएगा हमको। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन।